नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस में। चाइल्ड साइकोलॉजी की पहली क्लास है वो हो चुकी है। आज है हमारी क्लास सेकंड चाइल्ड साइकोलॉजी की, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके अपकमिंग एचपी टेट एग्जाम के लिए, जो अभी जून में होने वाला है, सी टेट एग्जाम के लिए और बाकी टीजीटी या फिर जेबीटी के एग्जाम जो हैं उनके लिए। ठीक है। और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके देख लेंगे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और आज हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, क्योंकि यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे एचपी टेट के एग्जाम में। ओके जी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? दीज आर द वेरिएशंस, दीज आर द वेरिएशंस। जैसे हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से भिन्न है। ठीक है, हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से भिन्न है। किन किन एस्पेक्ट्स में? इन टर्म्स ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स जिसमें आ गया बच्चे का आईक्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ गई, इमोशनल इमोशनल एस्पेक्ट्स में, ओके, सोशल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स में। तो these are the variations among people in terms of physical, mental, emotional, social and behavioral characteristics। क्लियर हो की बात? फिजिकल डिफरेंसेस में क्या क्या आ गया? फिजिकल डिफरेंसेस में आ जाता है जैसे हाइट। ठीक है, एक बच्चे की हाइट ज्यादा है, जरूरी नहीं दूसरे की भी वैसी हो, उसकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है। वेट, सभी बच्चों का जो वेट है वो सेम नहीं होता है। ठीक है। स्ट्रेंथ, ये सब आ गए किसमें? फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में। ओके। मेंटल, जैसे हमारा आईक्यू है, रीजनिंग, मेमोरी, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है। इमोशनल में जैसे इमोशनल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, ये सब इसमें आ जाएगा। सोशल डिफरेंसेस में जैसे बच्चा कितनी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाता है, कम्युनिकेशन इसके अंडर आ जाएगी। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी इसके अंडर आ जाएगी। फिर बिहेवियरल में आगे जैसे बच्चे की पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के टाइप्स हमने देखे हैं। कौन कौन से हैं? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या फिर एम्बिवर्ट। ये सारे पर्सनैलिटी के टाइप्स, और ये किसने दिए हैं? यूंग ने दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। क्लियर होगी बात? फिर आगे हर बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। एप्टीट्यूड अलग अलग है, एटीट्यूड डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है। तो ये सब आगे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि वेरिएशन। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, हर एक बच्चे की कैपेसिटी दूसरे से अलग है, हर बच्चे में अलग अलग एबिलिटीज हैं। क्या क्या कॉजेज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, क्यों आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस? पहला पॉइंट जो हमने कल की क्लास में देखा था, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। दूसरा, एनवायरमेंट। ठीक है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है वहाँ का क्या माहौल है, ये सब उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। फिर एजुकेशन भी एक इसका इम्पोर्टेंट कोर्स हो सकता है। ठीक है, कल्चर और सोसाइटी तो हमने पढ़ ही लिया। क्लियर हो की बात? तो ये सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। मेजर कोज क्या है? मेजर कोज इसका यही है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है यही मेजर कोज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है। ऑप्शंस होंगे आपके पास: ए
हेरिडिटी ओनली। बी होगा आपके पास एनवायरनमेंट ओनली। सी होगा बोथ ए एंड बी। डी होगा आपके पास एज एंड जेंडर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? आपका सही हो जाता है बोथ ए एंड बी, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही कॉजेज हैं किसके? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। चलो, तो ये टॉपिक यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटेलिजेंस क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट से हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। आईक्यू टेस्ट किसने दिया? आईक्यू टेस्ट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने। ठीक है, 1904 में आईक्यू टेस्ट दिया किसने? अल्फ्रेड बिने ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा आईक्यू कॉन्सेप्ट। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया विलियम स्टर्न ने। ठीक है, किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। उसके बाद आता है आईक्यू फॉर्मूला। ठीक है, आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया? ये भी विलियम स्टर्न ने दिया। फॉर्मूला क्या है आईक्यू का? आईक्यू फॉर्मूला इज mental age divided by chronological age multiply by 100। क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, if a child's mental age is 12 years, बच्चे की मेंटल एज जो है वो है 12 इयर्स, और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो कि एक्चुअल एज होती है वो है 10 इयर्स। अब आपको बच्चे का जो आईक्यू है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, मेंटल एज कितनी बताई? 12 इयर्स। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10। ठीक है, तो कितना आ गया आपका आईक्यू? 120 जो है वो बच्चे का आईक्यू आ गया इसका। क्लियर हो की बात? तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आईक्यू फॉर्मूले का यूज करके आपको बच्चे का जो आईक्यू है वो कैलकुलेट यहाँ से करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईक्यू रेंज। एवरेज आईक्यू रेंज कितनी होती है पहले हमें ये पता होना चाहिए। एवरेज आईक्यू कितना होता है? 90 टू 110 या फिर 109 भी लिखा होता है। ठीक है, ये होता है एवरेज आईक्यू किसी भी इंडिविजुअल का। अगर किसी भी इंडिविजुअल का आईक्यू जो है वो बिलो 70 हो तो वो इंडिविजुअल होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। या फिर अबव 120 या फिर बोल दो आप 130, तो वो इंडिविजुअल होता है गिफ्टेड। गिफ्टेड या फिर उसको सुपीरियर भी बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल आईक्यू रेंज है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो बिलो 70 के हैं उनका भी और अबव 110 उनका भी, तो हम पूरी जो आईक्यू रेंज है उसको हम स्टडी यहाँ से कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं यहाँ से अबव 130। ठीक है, अबव 130 तो हमने लिख लिया कि जो अबव 130 होते हैं वो गिफ्टेड या फिर सुपीरियर होते हैं। इनको आप बोल सकते हैं वेरी सुपीरियर। वेरी सुपीरियर। और जो 120 टू 130 होते हैं ये होते हैं सुपीरियर। 110 टू 119 होंगे हाई एवरेज वाले या फिर अबव एवरेज। ठीक है, और एवरेज तो हमने पढ़ लिया 90 टू 109 ये हो गए एवरेज। 80 टू 89 लो एवरेज। ठीक है,
70 टू 79 बॉर्डर लाइन, और 70 के नीचे जो होंगे वो होंगे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो है उनकी भी कैटेगरीज हैं, वो भी देख लेते हैं। 50 टू 69, दीज आर माइल्ड मेंटली रिटार्डेड या फिर माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल। माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ठीक है। फिर आ जाएंगे 35 टू 49, 35 टू 49, दीज आर मॉडरेट, मॉडरेट इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ओके। फिर आगे 20 टू 34, these are severe intellectually disabled. फिर below 20, below 20 are profound intellectually disabled। ठीक है, तो ये सारी आईक्यू रेंज है जहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एचपी टेट एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला है। एक बार इस सभी को नोट कर लें या फिर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे की जो एबिलिटी है लिखने की, पढ़ने की या फिर बोलने की, ये अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे होंगे इनको आप मेंटली रिटार्डेड नहीं बोलोगे, दीज आर नॉट मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। बस इनकी जो लर्निंग की क्षमता होती है वो अलग होती है नॉर्मल बच्चों से, बट ये मेंटली रिटार्डेड नहीं होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिसलेक्सिया मीन्स डिफिकल्टी इन रीडिंग, ठीक है। तो ये एक तरह का रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। जैसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा बी और डी में, बच्चा बी को डी पढ़ेगा, ठीक है, बच्चा पी को क्यू पढ़ता है, ठीक है, 9 को बच्चा 6 पढ़ेगा। तो ये क्या है? दीज आर रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। डिसलेक्सिया हम इसको बोलते हैं। बच्चे की जो फ्लुएंसी होगी वो भी स्लो होगी। उसके बाद आ गया हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, ठीक है। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यानी कि मैथ्स, ठीक है। तो इट इज मैथमेटिकल डिसऑर्डर, या फिर उसको आप बोल सकते हैं बच्चे को डिफिकल्टी आएगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। बच्चा जो है वो नंबर्स में कंफ्यूज होगा, कैलकुलेशन में कंफ्यूज होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे में डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आ गया डिसग्राफिया। ग्राफिया मीन्स राइटिंग, ठीक है। तो बच्चे को डिफिकल्टी होगी किसमें? डिफिकल्टी इन राइटिंग, बच्चे को लिखने में परेशानी होगी। उसकी जो हैंड राइटिंग होगी वो भी उतनी अच्छी नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे की होंगी। तो दिस इज डिसग्राफिया। फिर आता है डिस्प्लेक्सिया। बच्चे की जो मोटर स्किल्स होंगी वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, या मोटर स्किल्स उसकी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो इट इज मोटर डिसेबिलिटी। तो ये होगी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ADHD, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, जैसे उतनी अच्छी तरह से क्लास में अटेंटिव नहीं रह पाएगा, बच्चा जो है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन भी उतनी अच्छी नहीं हो पाए होगी, ठीक है।
हाइपर एक्टिविटी मतलब कि बच्चा जो है एक्सेसिवली टॉक करेगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, इधर से उधर हिलता रहेगा, उसका ध्यान पढ़ाई में उतना नहीं होगा, ठीक है? तो इट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर आता है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको एएसडी भी बोलते हैं। ये भी एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा जो है वो सोशली उतनी अच्छी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है? और इसमें बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो होता है रिपिटेटिव, ठीक है? उसका एक फिक्स पैटर्न होता है जिसको वो रिपीट करता रहता है, ठीक है? बच्चा अच्छी तरह से सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस बच्चे को ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा, उसकी उतनी जल्दी फ्रेंड्स भी नहीं बन पाएँगे, ठीक है? बातचीत एक-दूसरे से यानी कि कन्वर्सेशन जो है उसमें उसको डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है? तो ये है एडीएचडी और ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगेन। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज सोशलाइजेशन, ठीक है? समाजीकरण। समाजीकरण सोशलाइजेशन क्या है कि वो प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपने सोसाइटी के कल्चर, वैल्यू, उनके जो नॉर्म्स हैं उनको सीखता है, ठीक है? ये है क्या, सोशलाइजेशन, जिसमें बच्चा जो है अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ घुलता मिलता है, कल्चर सीखता है, वहाँ के वैल्यूज सीखता है, नॉर्म्स को अपनाता है। ये क्या है, सोशलाइजेशन है, ठीक है? अब सोशलाइजेशन जो है उसमें बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी एजेंसी की। प्राइमरी एजेंसी, सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी जो है वो कौन है? इट इज फैमिली। क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है वो अपने परिवार में ही आता है, परिवार में घुलता मिलता है, क्योंकि स्कूल तो बच्चा 4 या 5 साल की आयु में जाएगा, उसके पहले जो परिवार है वही उसकी प्राइमरी एजेंसी सोशलाइजेशन की। जिस तरह का परिवार में माहौल होगा बच्चा वही सीखेगा, उसी कल्चर को बच्चा सीखेगा। जो भाषा परिवार में बोली जाती है उस ही भाषा को बच्चा जो है बोलेगा। ठीक होगी बात? तो प्राइमरी एजेंसी आ गई हमारी फैमिली। फिर आती है हमारी सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी, परिवार के बाद बच्चा जो है वो जाता है स्कूल में, ठीक है? तो स्कूल है, नेबरहुड जो बच्चे का आस पड़ोस है वो उसकी सेकेंडरी एजेंसी है, ठीक है? फ्रेंड्स वगैरह ये सब आगे, जो पीयर्स हैं ये आगे सेकेंडरी एजेंसी, ठीक? और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनफॉर्मल एजेंसी है, इनफॉर्मल एजेंसी, तो इनफॉर्मल एजेंसी तो आगे जैसे फैमिली है, नेबरहुड है, ये आगे इनफॉर्मल एजेंसी। और फॉर्मल एजेंसी कौन सी होगी? फॉर्मल एजेंसी होगी स्कूल, ठीक है? जहाँ पे बच्चा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो ग्रहण करता है, बच्चा जो है वो डिसिप्लिन सीखता है, और बच्चा एडजस्ट करना भी सीखता है अपने स्कूल में। ठीक, ओके बात। तो सोशलाइजेशन के टॉपिक से यही क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है, और सोशलाइजेशन होती क्या है। तो ये हमारी सेकेंड क्लास थी, इसमें हमने क्या क्या देखा, सोशलाइजेशन के बारे में बात की, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात की, जहाँ से क्वेश्चन आना तय है आपका, आईक्यू रेंज की बात की, जो खुद में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, जहाँ से क्वेश्चन आपको आईक्यू के रूप में देखने को मिलता है, आईक्यू कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है, और आपसे आईक्यू फॉर्मूला के बारे में पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हमने डिटेल में बात की। अब इसके बाद ऐसा होगा कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी साथ में लाए जाएँगे, तो जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत ईज़ी है, तो हमें बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करना है, जो पहली बार भी एचपीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ईज़ी हो। धीरे-धीरे जो लेवल है क्वेश्चंस का, जो टॉपिक्स का, वो बढ़ता जाएगा। तो वीडियोज़ को आपने पूरा देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।